हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आरका रिसर्च सेंटर और केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है दोस्त सीमांत अभिकर्मक। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। पहले अभिकर्मक की परिभाषा में बताया था, रिएक्टेंट की परिभाषा होता है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्त, अगर कोई दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और दोनों रिएक्शन आपस में कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए, मतलब दोनों रिएक्टेंट आपस में कम्प्लीटली अगर विघटित हो जाए, तो ऐसे अभिकारक को क्या कहा जाता है दोस्त, सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है। समझ गए क्या? ऐसे अभिकारक को सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है। तो ये क्या बन गया दोस्त, CO2 बन गया। जैसे मैं डालता हूँ दोस्त, जैसे मैं ये NaCl है, अगर इस NaCl को मैं जल में रखता हूँ दोस्त, तो ये NaCl क्या हो जाएगा दोस्त, NaCl जो होगा ऑटोमेटिकली अपने आप जल में क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। अर्थात इस केस में जो NaCl हो गया और NaCl क्या हो गया, सीमांत अभिकर्मक हो गया। सीमांत अभिकर्मक क्या होता है कि ऐसा अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से क्या हो जाए, अपघटित हो जाए, पूर्ण रूप से कंज्यूम्ड हो जाए, ऐसे अभिकर्मक को सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है। जैसे ये क्या होगा दोस्त, NaCl जैसे ही जल अपने आयनों में टूटेगा H+OH- के रूप में टूटेगा दोस्त, तो ये क्या बना देगा, NaOH बना देगा। दो जो बेसिक नेचर का होगा, जो जल में घुलकर OH आयन देता है, वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। और क्या होगा दोस्त, HCl यहाँ से बन जाएगा और ये किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। समझ गए क्या? तो आप जानते हो ये जो NaCl होता है, Na+Cl- में कम्प्लीटली अपने बड़ा इक्वल आयनों के रूप में क्या हो जाता है दोस्त, अपने आयनों के रूप में क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से अपघटित हो जाता है। अर्थात ऐसे अभिकर्मक को सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है। अगर हम बात करें सीमांत अभिकर्मक के दोस्त, अगर एक कॉन्सेप्ट की बात करें, एक छोटे से कॉन्सेप्ट की बात करें दोस्त, तो सीमांत अभिकर्मक में वाइल्ड परसेंटेज की मैं बात करूं, तो याइल्ड परसेंटेज की बात करूं तो मैं लिख दूंगा कंज्यूम्ड बाई एक्सपेरिमेंटल कंज्यूम्ड वैल्यू बाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गुणे 100। ये क्या होता है दोस्त, याइल्ड परसेंटेज, या इसको हम बोल सकते हैं कंज्यूम्ड परसेंटेज, या इसको यहाँ से हम निकाल सकते हैं लिमिटिंग रीजेंट। यहाँ से क्या निकालेंगे दोस्त, लिमिटिंग रीजेंट, यहाँ से इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ NaCl का, तो मैं जानता हूँ दोस्त कि NaCl अपने आप में कम्प्लीटली क्या हो गया है, अपघटित हो गया है। अगर मैं उसका रेशियो 1 लेता हूँ, अगर मैं इसका रेशियो 1 लेता हूँ, तो ये गुना 100, यानी जो NaCl है जल में क्या हो गया दोस्त, 100% क्या हो गया है, अपघटित हो गया है। अर्थात ऐसे अभिकर्मक को सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है। चलिए समझ गए। अब हम लेंगे दोस्त अगला टॉपिक मेरा क्या आता है, अगला टॉपिक मेरा दोस्त आ रहा है अवोगाड्रो लॉ, अवोगाड्रो का नियम, अवोगाड्रो लॉ ऑफ गैस। इस बात को ध्यान में लेकर चलना है दोस्त, किसी भी गैस के जितने मोल होंगे, मोल मतलब ग्राम, किसी भी गैस के जितने ग्राम होंगे उसका आयतन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो कोई गैस डिपेंड करता है कि वो कितना ग्राम है। कोई भी गैस जितना, मतलब ये मैं बोल सकता हूँ, गैस की मात्रा बढ़ने से उसका आयतन बढ़ता है। मतलब गैस का मात्रा यानी ग्राम में, मोल में उसकी मात्रा जो बढ़ेगा तो गैस का आयतन क्या होगा दोस्त, तो बढ़ेगा। तो यानी मैं ये बोल सकता हूँ द नंबर
द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल ऑफ गैस। किसी गैस का जो आयतन होता है दोस्त उसके मोल अंश के मोल के समानुपाती होता है। ये डिपेंड करता है कि गैस का मोल जितना, अब सपोज आप, जाहिर सी बात है, अगर 4 मोल गैस है, एक जगह 8 मोल गैस है, तो 8 मोल गैस का आयतन ज़्यादा होगा। तो इसने बोला, अवोगाड्रो ने बोला कि भी जो ऑलवेज समानुपाती होता है एन का समानुपाती होता है। अब तो यहाँ से अगर मैं एन का मान हटा दूँ तो के इंटू एन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बनता है। आप जानते हो कि भी बराबर के इंटू एन, तो यहाँ पर के क्या है दोस्त, के क्या है यहाँ पर अवोगाड्रो कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पर V1 लेता हूँ दोस्त, V1 बराबर के इंटू A1, अलग अलग मोल में ले रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और V2 बराबर मैं ले रहा हूँ दोस्त के इंटू N2, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों को भाग लगा दूँ तो आप जानते हो कि V1 बाई V2 जो निकल कर आएगा दोस्त, के इंटू N1 बाई के इंटू N2, ये कैंसिल आउट, तो V1 इंटू N2 बराबर V2 इंटू N1। यही एक कंसेप्ट आता है दोस्त अवोगाड्रो का नियम में। यानी अवोगाड्रो का नियम ये बोलता है कि अगर गैस का आयतन बढ़ेगा तो उसका मोल बढ़ेगा, गैस का मोल बढ़ेगा तो गैस का आयतन बढ़ेगा। जिस प्रकार से आप बोलते हो कि सपोज डेट मैं आपको देता हूँ 10 रोटी, तो 10 रोटी के लिए आपको उतना सब्जी भी तो ज़रूरी है। अगर फिर 11 रोटी आएगा तो उसके बाद 1 रोटी के लिए और सब्जी, 14 रोटी आएगा तो और सब्जी, 15 रोटी आएगा तो थोड़ा और सब्जी, 20 रोटी आएगा तो थोड़ा और सब्जी। मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि गैस का आयतन बढ़ेगा तो उसका मोल बढ़ेगा, मोल मतलब मात्रा बढ़ेगा। अब सपोज, अब जाहिर सी बात है, अगर ये बोतल है दोस्त, अगर ये बोतल है, मैं लेता हूँ यहाँ इस बोतल, ये बोतल है, एक 30 लीटर का बोतल है, एक 3 लीटर का बोतल है और एक 7 लीटर का बोतल है, ये मैं मानता हूँ। अब जानते हो कि ये 7 लीटर यहाँ तक भरा हुआ है और ये 9 लीटर यहाँ तक भरा है, या 10 लीटर यहाँ तक भरा है, 10 लीटर यहाँ तक भरा है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो मोल होगा, इसमें जो ग्राम होंगे, अगर ग्राम में मापा जाए इसको, तो ये ज़्यादा होगा। तो वजह क्या है कि किसी भी गैस का, चाहे वो किसी भी गैस का हो, चाहे नाइट्रोजन गैस हो, ऑक्सीजन गैस हो, उस गैस का मोल अंश, उस गैस की मात्रा डिपेंड करती है उस गैस के आयतन पर। तो गैस का आयतन ज़्यादा होगा तो गैस का जो मोल अंश होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक और बात दोस्त याद रखना, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी पर जो 1 मोल गैस का आयतन होता है दोस्त, 1 मोल गैस का जो आयतन होता है, 1 मोल गैस का जो आयतन होता है, 1 मोल गैस का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। मैं ये बोलना चाहता हूँ दोस्त कि अगर आप 1 मोल गैस लीजिए, मतलब 1 ग्राम गैस लीजिए, 1 ग्राम गैस, और उसको आप फैला दो, अगर किसी कैमरे को बंद करके फैला दो, तो वो जो गैस होगा ना 22.5 लीटर के बराबर कैप्चर करेगा। 22.5 लीटर, सपोज दैट मेरा पानी इतना 22.5 लीटर हाइट पर आ रहा है, तो सेम टू सेम 1 ग्राम गैस जो होता है ना 22.5 लीटर द्रव के बराबर, 22.5 लीटर द्रव के बराबर हाइट घेरेगा। तो 1 मोल गैस का जो आयतन होता है 22.5 लीटर होता है। अगर 1 मोल गैस का आयतन 22.5 लीटर होता है तो n मोल गैस का आयतन क्या होगा दोस्त, तो 22.4 n होता है। ये वैल्यू हमें याद रखना पड़ेंगे, ये वैल्यू हमें याद रखने पड़ेंगे। अगर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर तो n मोल गैस का आयतन क्या होता है दोस्त, 22.4 इंटू n लीटर होता है। चलिए तो अब लेंगे दोस्त अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट लॉ ऑफ मल्टीपल रेशियो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्त गुणित अनुपात का नियम। क्या बोलते हैं दोस्त, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या होता है दोस्त, जब 2 या 2 से अधिक तत्व, जब ये 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं
आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके जो मोल होते हैं ना दोस्त, हमेशा एक सिंपल रेशियो में होते हैं। जब व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट रिएक्ट्स देमसेल्व्स, देन वी शुड कंसीडर दैट द रेशियो ऑफ देयर मोल इज इन द रेशियो ऑफ इंटीजर फॉर्म। कहने का मतलब ये दोस्त, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रिएक्शन करते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में रिएक्शन करते हैं, तो जो उनके जो मोल का अनुपात होता है, जो उनके तत्वों के मोल का अनुपात होता है, जो उनके तत्वों के मतलब कौन कितना ग्राम में रिएक्शन किया, कौन कितना मोल रिएक्शन किया, वो उनका जो अनुपात होता है वो हमेशा N1 अनुपात N2, मतलब वो हमेशा इंटीजर के रेशियो में होते हैं। जैसे मैं लेता हूँ दोस्त H2O की मैं बात करता हूँ, तो आप जानते हो दोस्त यहाँ पर H2O में क्या होंगे दोस्त, H2O का अगर मैं भार लेता हूँ, H2O का अगर मैं भार भी लेता हूँ, कोई भी गुणित अनुपात का नियम, उनके जो मोल होते हैं या मोल फ्रैक्शन होते हैं, जो परमाणु भार होते हैं, हमेशा एक सिंपल इंटीजर रेशियो में होते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, गुणित अनुपात का नियम ये बतलाता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में रिएक्शन करके कोई अणु का निर्माण करता है, तो उस अणु में उस तत्व के भार का जो अनुपात होता है वो हमेशा एक इंटीजर के रेशियो में होता है। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये देख लीजिए दोस्त, H2 इसका भार अगर 2 हो गया तो इसका भार क्या हो गया दोस्त, हमेशा ये 16 ग्राम के रूप में होगा। ये हमेशा 1:8 में आएंगे, यानी ये इंटीजर के रेशियो में है। अब दूसरी बात, अगर मैं दोस्त ये बताता हूँ कि C+O2 अगर रिएक्शन किया तो CO2 बना दिया क्या, तो आप जानते हो कि C इसका क्या होता है 12, इसका 12 होता है, ये क्या होता है दोस्त 100 का 32, मतलब ये 3 चौक के 12 और ये क्या हो जाएगा 8 चौक के 32। हमेशा 3 इनके जो परमाणु भार का रेशियो होता है हमेशा 3:8 में आएगा, चाहे किसी भी कंडीशन में रिएक्शन करे। बट ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं लेता हूँ क्या C+O2 क्या ये मिलकर CO3 बना सकता है क्या, पॉसिबल नहीं है। इस केस में क्या होगी, कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 4 से ज़्यादा, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। अगर किसी रिएक्शन में कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है तो वहाँ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास उतना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए या पॉसिबल नहीं है, और दूसरे को एस्केप करने के लिए भी उतना कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि जिस तत्व के पास, जिस एटम के पास जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही वो डोनेट कर सकता है, और वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। या अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो C+O2 ये क्या बना दिया दोस्त, CO2। तो अगर यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी क्या है, तो वैलेंसी N बराबर क्या हो गया दोस्त, मेरा वैलेंसी N बराबर क्या हो गया 2 हो गया। इस वैलेंसी को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है या जितने मोल इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है, तो यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर इसको वैलेंसी हमारा वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया दोस्त, वैलेंसी फैक्टर बराबर 2 हो गया। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी तत्व किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व को जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो डोनेट करने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, वैलेंसी फैक्टर।